नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के एडिटोरियल पेज के अंदर। ठीक है, जो इसके जो संपादकीय पेज है वह हम सुबह में ही देख लिया करेंगे, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल्स है द हिंदू के और दैनिक जागरण के वह देख लेंगे। और द हिंदू के जो न्यूज़ एडिटोरियल वह हम हिंदी में ट्रांसलेट किया है, यानी देवनागरी लिपि में। तो थोड़ा बहुत यानी जो भाषा के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो एडिटोरियल थे द हिंदू और दैनिक जागरण के अंदर एक ही टॉपिक पर दोनों में एडिटोरियल था। तो उस हिसाब से एक मेंस का क्वेश्चन कह सकते हैं। अभी हाल ही में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में यानी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 150 शब्द में हमें ये क्वेश्चन लिखना है। अभी इस क्वेश्चन का हम विस्तार से हम जो एडिटोरियल है उससे हमें इसके पॉइंट मिल जाएंगे, और कुछ आप अपनी तरफ से इसमें पॉइंट ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें दो आर्टिकल्स हैं, ये जैसे ये दैनिक जागरण का है और द हिंदू का है। दैनिक जागरण का द हिंदू से काफ़ी बेहतर आर्टिकल्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छे फैक्ट दिए गए हैं। तो पहले हम इसको करेंगे कवर, और फिर हम द हिंदू वाले को कवर करेंगे। ठीक है, तो दैनिक जागरण का जो उसका जो हेडिंग क्या है, उसमें क्या है, भी भारत को विकसित राष्ट्र बनने की चुनौतियाँ। ठीक है, क्या कहता है इसके अंदर कहा गया है, जो लेखक है उसमें कहते हैं भी जो प्रधानमंत्री ने जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था भी हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बना देंगे। ठीक है, बनाने के संकल्प लिया था। ठीक है, उसमें कहा गया जो उसमें कहा गया भी जो प्रधानमंत्री ने जो कहा भाषण था तत्काल न होकर भविष्यमुखी था, यानी जो भाषण था वह तत्काल यानी आज की परिस्थितियों को न देखकर भविष्य में कैसी परिस्थितियों का हमें एक उजागर करना है, उस पर इस बात को कहा गया था। ठीक है, और कहा गया था आने वाले 25 वर्षों के अंदर हम जो अमृत महोत्सव हम बनाएंगे, वह उसके हमें भारत को एक यानी विकसित राष्ट्र के रूप में बना देंगे। ठीक है, इसमें क्या भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता का ख्याल वह आर्थिक के साथ मिली थी। ठीक है, तो जब भारत यानी जो स्वतंत्र हुआ था, तो उसमें राजनीतिक स्वायत्तता की मैंने जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वह कहाँ चरमराई हुई थी। यानी जो ब्रिटेन जब भारत छोड़कर गया था, तो उस टाइम क्या था, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह बिल्कुल ही निम्न स्तर पर थी। ठीक है, इसमें कह सकते हैं भारत का यह दुर्भाग्य ही था कि व्यापार ही जो व्यापार करने यहाँ पर जो ब्रिटिश थे वह व्यापार करने आए थे, वह यहाँ की धन संपदा के साथ साथ यहाँ के नीति निर्माता भी बन गए, और उससे उन्होंने क्या किया, जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया। ठीक है, और इसमें कहा गया जो इसके अंदर कहा भी जो नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति, और जब क्रय शक्ति की अगर यानी पीपीपी के बाद आधार करें यानी, ठीक है, तो उसके आधार पर भारत कौन सी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आज की बात करें तो भारत है दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर के साथ सबसे प्रथम स्थान पर है। ठीक है, बाकी ये सब सारा पॉलिटिकल चीज़ दी गई है। इसमें थोड़ा सा अगला क्या कहता है, इसमें कहा भी जो उन्होंने भी आज जो वर्तमान सरकार है उन्होंने क्या किया, जैसे जीएसटी है, जैसे आरबीसी है या रेरा है, एमपीसी जैसे कई ढांचेगत सुधार किए हैं, जो कहीं ना कहीं विकसित रूप बनने में सहायता करेंगे। इसके साथ साथ जो डिजिटलीकरण हुआ है, ठीक है, जिसमें जेम्स है या ई गवर्नेंस के माध्यम से, या आज के टाइम पे जो हम अपना 40% के आसपास जो व्यापार है वह ऑनलाइन मुद्रा के माध्यम से अपना जो लेन देन करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भी एक विकसित राष्ट्र के रूप में भी उभर कर सामने आ सकता है। ठीक है, अगला जो इसके अंदर कहा गया है भी इसमें संस्थागत ढांचा बनाने के लिए और वितरण तंत्र के रूप में हमें नए सिरे से सोचना होगा, यानी किस प्रकार का ढांचा बनाया जाए और संस्थागत विकास किया, इसके दर में हमें यानी शुरू से यानी स्टार्टिंग से सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कहा गया है भी जो विकसित राष्ट्र होता है उसमें प्रति व्यक्ति आय व्यय लगभग 12,000 से 15,000 डॉलर की होती है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 1947 तक जनसंख्या में लगभग कितना 154 करोड़ की जनसंख्या पर पहुंच जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं भी जो भारत के पास श्रम बल होगा वह काफ़ी अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अगर हम अपने श्रम बल का या मानव पूंजी का अच्छे से उपयोग करें तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। ठीक है, और इसके साथ इसमें कहा गया है, और उसमें कहा भी भारत लगभग को इस तरह करने के लिए भारत को कम से कम 20 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी, यानी 20 ट्रिलियन डॉलर की जो जीडीपी बनने की आवश्यकता की। और वर्तमान में भारत कितने ट्रिलियन की है, लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कितने गुना हो गया, ये लगभग 6 गुना अधिक हमें बढ़ोतरी करनी होगी कि आने वाले 25 वर्षों के अंदर। इसके अंदर और एग्जाम्पल दिया जो यूनिकॉर्न कहा गया, यूनिकॉर्न में भारत है तीसरा सबसे बड़ा यानी देश है, यानी जो यूनिकॉर्न स्थान है। यूनिकॉर्न होता क्या है, जिसका 1 अरब डॉलर का मूल्यांकन का
उपकरण हो, यानी जिसका जो $1 की संपत्ति हो तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ कहा है भी 25 वर्षों के दौरान 10,000 यूनिकॉर्न होगा जो होंगे सृजन का में व्यापक योजना बनाई गई है, यानी 25 वर्षों में हम कितने जो 10,000 यूनिकॉर्न बना देंगे। ठीक है, और यूनिकॉर्न जो सॉरी जो और उसके बाद में एक इसके बाद में डेकाकॉर्न की बात की है जो $10 अरब का मूल्यांकन की बात की है, जहाँ एक जो यूनिकॉर्न 10 यानी $1 अरब होता है, वहीं जो डेकाकॉर्न होते हैं वह कितने $10 अरब के मूल्यांकन से बात करते हैं, जो यानी जो हमारी जीडीपी है उसमें $12 ट्रिलियन की सहायता करेगा। ठीक है, इसमें करीब और करीब 66 यूनिकॉर्न 33 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो कितने जो हमारे 66 यूनिकॉर्न है वह कितने 33 लाख लोगों को क्या कहते हैं कि रोजगार में सहायक हैं। ठीक है, और यानी ये जो यूनिकॉर्न आमतौर पर 5,000 नई नौकरियां सृजन करती है, और ऐसे में 10,000 यूनिकॉर्न में अगले 25 वर्षों में कितने करोड़ों रोजगार सृजन होंगे। यानी अगर हम बात करें जो हमारी सिर्फ 66 यूनिकॉर्न है वह 33 लाख लोगों को देती है, यानी एक जो यूनिकॉर्न है वह कितने 5,000 लोगों को नौकरियां देती है। जो आने वाले में हमने जो 10,000 यूनिकॉर्न का लक्ष्य रखा है तो उससे करोड़ों नौकरियों का सृजन होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा अभी ये जो यानी 10 लाख की आबादी वाले जितने भी जो हमारे जो शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, उसका जो क्षेत्र है उसको टाउनशिप विकसित करना, यानी उसके हिसाब से हमें उसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, ताकि वहाँ पे पर्यटन जैसी स्थितियाँ भी और कनेक्टिविटी जैसी सुविधा भी बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसमें हब बनाना, इसमें टाउनशिप में बिजली जिसमें जैसे बिजली है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा की अतिरिक्त चयन की सुविधा भी हमें देनी चाहिए, यानी जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ पर हमें इस प्रकार की सुविधा है जिसमें कनेक्टिविटी हो गया। ठीक है, हमारे जो बिजली की आवश्यकता होगी, जो पेयजल की अच्छी आपूर्ति होगी, स्वास्थ्य की होगा, इस प्रकार का ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, एक इसमें अंदर कहा है भी जो हमारी जो सब्सिडीज आज जो वर्तमान सरकार जैसे सब्सिडीज देती है या अनुदान देती है या कुछ लोक लुभावन जैसे कार्य करती है या जैसे वादे करती हैं चुनाव के अंदर, जैसे कर्ज माफ जैसे निर्णय है उन पे कड़ाई से पालन करना होगा, यानी जो जरूरतमंद लोगों के अलावा जो सब्सिडीज का क्षेत्र है वह बंद करना होगा। ठीक है, जैसे कल जब मैं एक आर्टिकल देखा था जिसके अंदर क्या था, अभी जो नैनो यूरिया थी, कहीं ना कहीं नैनो यूरिया तक क्या थी, जो हमारी जो यूरिया है उस पर लगभग जो सरकार है वह लगभग 2,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है। ठीक है, अगर उसकी जगह हम नैनो यूरिया यूज़ करने लगे तो उससे क्या होगा, 2,000 रुपये तो हमारे ये बचेंगे और उसके साथ देश का भी अच्छे से विकास होगा। उसके अलावा जो परिवहन का जो है वह भी हमारा काफ़ी खर्चा बचेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम कह सकते हैं इसके साथ हमें जो सार्वजनिक निजी भागीदारी का भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। जो सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर कोई चीज़ है तो उसमें जो निजी क्षेत्र का व्यक्ति है वह भी भागीदारी कर सकते हैं। लोगों की भागीदारी से भी देश का विकास किया जा सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारा इस आर्टिकल के अंदर दे रखा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए हमको ये वाले सारे के सारे पॉइंट इसमें से मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट आप अपनी तरफ से भी ऐड कर दीजिए। यही एक आर्टिकल था द हिंदू के अंदर आर्टिकल था, क्योंकि द हिंदू के अंदर काफ़ी टाइम लगता है, जैसे पहले इसको पढ़ने से फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट का काफ़ी टाइम लगता है। तो आज हम एक ही आर्टिकल है द हिंदू का डिस्कस करेंगे। कल मैं पहले हिंदू आर्टिकल पढ़ दूंगा फिर उसके बाद दैनिक जागरण, ताकि द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह सारे के सारे डिस्कस हो जाए। क्या कहता है इसमें जो ये आर्टिकल, इसमें क्या कहता है, भारत 75 साल की अवधि के में बहुत कुछ हासिल किया, यानी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है आज तक हमने सब कुछ हासिल किया है, फिर भी हमें बहुत कुछ हासिल करने की अभी भी ज़रूरत है, जिसमें समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए स्वतंत्रता, समानता, क्षमता के अवसर की आवश्यकता की अनिवार्यता, यानी सब जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। क्या हम केवल उच्च यानी इसके अंदर क्या हम केवल सिर्फ हाई जीडीपी यानी जो उच्च सकल घरेलू उत्पाद से के देश चाहते हैं, क्या हम ऐसा विकसित देश चाहते हैं जिसके पास केवल और केवल क्या हो भी एक उच्च यानी हाई जीडीपी हो, यानी पैसा तो हो मगर उसके अंदर उच्च असमानता भी हो, ऐसी जैसे समस्या हैं जिस प्रकार की, जैसे उच्च असमानता, बहिष्कार, गरीबी, भुखमरी, अन्याय, हिंसा जैसी समस्याएं ये हो, और इनका हमें करना होगा। इसके साथ जो धन का वितरण समान रूप से हो, देश में शांति हो, समृद्धि हो, समावेशी हो और खुशी का असमान यानी समान अवसर हो सभी के लिए, और विकसित राष्ट्र चाहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है, संविधान में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कौन से लक्ष्य है, जिसमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, जिसके लिए हमने स्वच्छ हवा और पीने योग्य पानी के लिए पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा की भी आवश्यकता है। ठीक है, और जो संलग्न नागरिक समाज और विविधीकरण समाज और वैज्ञानिक और मानसिकता दृष्टि का भी हमें विकास करना होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हमारी वैज्ञानिक सोच हो, नागरिकों का भी संपूर्ण रूप से भागीदारी हो और विकेंद्रीकृत विकास हो। विकेंद्रीकृत मतलब यानी एक व्यक्ति का विकास ना हो
समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इसका विकास पहुंचे। ठीक है, हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जिसमें समाज के कमजोर वर्ग के लोग, मेला ढोने वाले प्रथा या बाल श्रम या जाति प्रथा या पुरुषवादी मानसिकता को भी समाप्त करना, यानी जो पितृवादी समाज है उसको समाप्त करना, जातिवादी व्यवस्था को जितना हो सके उतना कम करना या समाप्त करना। ठीक है, और हमारी जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जो क्रूर प्रथाएं, उनको भी हमें समाप्त करना। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, अभी हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जिसमें अपने गर्व, यानी जो हमारी परंपराएं हैं, अपनी जो विरासत है, अपने पूर्व भविष्य की संभावना भी होना चाहिए, यानी जो हमारे जो हमारी जो पूर्व की जो विरासत है उससे भी हमें कुछ सीख कर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसके साथ हमें एकता और अखंडता और शांति और प्रगति के लिए धर्म, नस्ल, जाति, रीति रिवाज और भाषा, सामाजिक स्थिति इत्यादि पर भी सहिष्णुता की भावना का विकास करना चाहिए। तो इसके लिए नागरिकों के कर्तव्य और कर्तव्य भावना की, यानी जो नागरिक होंगे उनको अपने कर्तव्य की भावना रखनी होगी। नागरिकों में अनुशासन, चरित्र, मूल्य, नैतिकता, सेवा और निस्वार्थ भावना भी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, और स्वच्छ वातावरण के साथ हमें ध्रुवीय राजनीतिक और स्थानीय शासन, निष्पक्ष पारदर्शी प्रबंधन, मीडिया स्वभाव भी देखना चाहिए। और विकास के राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार, व्यापारी वर्ग, नागरिक समाज, रक्षा, सेवा और न्यायपालिका, मीडिया और वैज्ञानिक और क्षेत्र व प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम व कला एवं संस्कृति और श्रम और महिलाओं को यानी पूर्ण योगदान होना चाहिए। इसके अंदर जो समाज के ये वर्ग हैं, जैसे शिक्षा में, सामाजिक और नागरिक न्यायपालिका, सबका संपूर्ण योगदान होना चाहिए। ठीक है, अगली जो न्यूज़ ये आर्टिकल है, ये हमारा दैनिक जागरण से आर्टिकल है, जिसके अंदर कहा गया जो केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यानी जो कहा अभी 350 से अधिक नदियां प्रदूषण के करार पर है, यानी जो हमारी जो देश की जो 350 से ज़्यादा नदियां, 350 से ज़्यादा नदियां हैं, वह जल प्रदूषण के ग्रसित है। ठीक है, कहा क्या गया, भी जो जल प्रदूषण है भूमि में वायु और जल भूमि में वायुमंडल को भी प्रदूषित करता है। ठीक है, और मानव को गहरे संकट में भी डाल देता है। और लंदन की मशहूर जो टेमस नदी, जो 1957 में जैविक रूप से मृत घोषित कर दी गई थी। जैविक रूप से मृत घोषित का मतलब ऐसा है भी जो नदी थी वह इतनी प्रदूषित हो गई थी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जैविक या पौधा उत्पन्न नहीं हो सकता था, यानी कोई जैविक, जैसे हम बोल जलीय जीव थे वह भी उसके अंदर पनप नहीं सकते थे, और न ही उस पानी से किसी प्रकार के कृषि की जा सकती थी या किसी प्रकार के पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, मगर उन्हें हाल ही में इस जो मृत से इसे जीवित कर यानी घोषित कर दिया गया, ताकि इसका मतलब यह है भी इसकी जो नदी की जो क्वालिटी है, यानी जो जल प्रदूषण की जो जल प्रदूषण था वह काफ़ी थोड़ा कम हुआ, जिसके कारण इसको वापस प्रदूषित कर दिया गया है। इस प्रदूषण से होता क्या है भी जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जलीय जीव का जो जीवन होता है वह कष्टदायक हो जाता है और वह नष्ट हो जाते हैं, और सिंचाई के लिए भी उपजे अनाज के भी इस पर दूसरे प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक कहा गया अभी जो विश्व बैंक के अनुसार दुनिया में पानी की गुणवत्ता की गिरावट से भारी प्रदूषण की मात्रा से संभावित आर्थिक विकास के भी 1/3 हिस्से पर कम कर देती है। यानी जो विश्व बैंक ने कहा है जो जल प्रदूषण के कारण जो आर्थिक विकास हो रहा है उसकी भी जो गति है वह 1/3 कम हो जाती है, क्योंकि स्वच्छ पानी यानी स्वच्छ जल नहीं होगा तो हमें स्वास्थ्य संबंधित जैसी बीमारियां, हमारी कृषि पर नकारात्मक प्रभाव होगा, जिससे क्या होगा तो आर्थिक रूप से भी हम प्रभावित होंगे। ठीक है, इसके अंदर कहा गया है अभी साफ करने और मशीनरी पर हर तरह के अरबों रुपए का कभी खर्च होता है। अगर हम पानी प्रदूषित होता है उसको हम दोबारा से साफ करते हैं तो हमें अरबों रुपयों का उस पर क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या कहा गया है भी प्रदूषण से लोगों के शारीरिक व मानसिक विकास में प्रभावित होता है। तो क्योंकि जब हम प्रदूषित जल का सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा भी हमारा जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास बाधित होगा, जिससे हम बेहतर मानव पूंजी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी हम जैसे यानी जो व्यक्ति होंगे वह कुपोषण जैसी समस्या से ग्रसित होंगे, जिससे हम राष्ट्र में एक बेहतर जो मानव पूंजी का विकास तो नहीं हो पाएगा, जिससे हम नए श्रम बल होगा, कुशल श्रम बल का विकास भी नहीं कर पाएंगे और अर्थव्यवस्था नीचे चली जाएगी है। और दूसरा इसके अभी विकास यानी टिकाऊ विकास का छठा लक्ष्य, यानी हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा छठा जो लक्ष्य है वह हमारा क्या है, सबको किफायती पेयजल उपलब्ध करवाना रखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, जब लोग जल पात्रों को प्रदूषित करना बंद कर सकते तो जल संरक्षण सच्चे जैसी यानी बूंद बूंद की कीमत समझे तभी ये इस प्रकार की यानी व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, यानी लोग भी तो पानी के अंदर प्रदूषण फैलाते हैं, तो उसके अगर यानी जागरूक होंगे भी पानी में प्रदूषण नहीं फैलाना है तो इस संबंधित हम प्रदूषण का यानी प्रदूषण जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं भी जो इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी बन सकता है भी, यानी जो एक मृत नदी कौन सी होती है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मृत नदियों के उदाहरण दीजिए, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
इसके अंदर एक बात हुई थी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। क्या है ये? एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण नियंत्रण और अधिनियम के तहत किया गया, क्योंकि एक अधिनियम के तहत किया गया, तो ये कौन सी एक सांविधिक संगठन है। इसके अधीन सितंबर 1974 में किया गया था। और इसके अलावा ये केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड वायु गुणवत्ता अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियाँ सौंपी गई है। ये पर्यावरण जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतरिक्ष फील्ड संगठन है, तथा मंत्रालय में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंध के बारे में तकनीकी सेवा भी प्रदान करता है। और जल प्रदूषण से संबंधित ये समस्या को जैसे जल प्रदूषण है, ठीक है, नियंत्रण न्यूनीकरण है, और राज्यों में नदियों व कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना है, और देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करना, और प्रदूषण निवारण से नियंत्रण का न्यूनीकरण करना। ठीक है, एक ये दो द हिंदू का सॉरी दैनिक जागरण का आर्टिकल था, जिसमें वैसे में जो ये हमारी जो ट्विन टावर को गिराया गया था उसी से संबंधित था, जिसमें बस ये बात गया था वो जो भ्रष्टाचार के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का इतना पर्सपेक्टिव नहीं दे रखा था कि जितना मैं सोच रहा था। बाकी इसमें यही बात को दोबारा बार बार कहा गया है, अभी जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त पाए गए हैं उन पर अच्छी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें से कई ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, यानी अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे जो कार्यरत भी हैं, और जिसमें से एक की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। मगर सेवानिवृत्ति के बाद भी उन पर कार्य होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वह कम किए जा सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे दैनिक जागरण और द हिंदू के अंदर। द हिंदू का एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस कर लिया, बाकी जो आर्टिकल है वह हम कल पहले द हिंदू के डिस्कस करेंगे और बाद में दैनिक जागरण का पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम को, जिसमें हम द हिंदू और दैनिक जागरण की जो न्यूज़ है उसका जो क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।